हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़ और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है ये बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और हिंदी में इस सब्जेक्ट का नाम है भारत में लोक प्रशासन। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट आखिर क्यों है? क्योंकि मैं आप लोगों को फुल बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर करवाने वाली हूँ। यानी अगर आपने ये पूरी ही जो वीडियो है वो देख ली, कंप्लीट वीडियो देख ली, तो फिर आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पास आउट हो जाएंगे, वो भी अच्छे नंबरों से। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है, एक तो ये सारे ही चैप्टर से लिए गए हैं, यानी हर चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इस लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। एंड ये सारे ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होने वाले हैं। एंड सोल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो आप इनको सारी चीज़ों के माध्यम से देखेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना जो आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ है ना क्वेश्चन पेपर वाली, आप उसे मिस कर जाएंगे। एंड अगर मिस कर दी तो फिर आपको पता कैसे चलेगा ये क्वेश्चन जो है ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड देखिए, ये जो वीडियो है ये पूरे ही जो नोट्स हैं इस वीडियो के, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं इन्हें देखने के। पहला रास्ता है कि आप मेरी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा रास्ता मैं हमेशा वीडियो के लास्ट में आपको बता देती हूँ, जो फ्री है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहें तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेकंड वे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं जो कि आपके फुल बुक के होने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये है, भारत में सिविल सेवाओं की संरचना का गठन कैसे किया था। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो भारत में सिविल सेवाएं थी इनका गठन कैसे हुआ था। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। किस तरह से आप इसका जो आंसर है वो लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे, भारत में सिविल सेवाओं की संरचना देश की प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ मानी जाती है। यानी हम कह सकते हैं जो सिविल सेवा है वो प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ की तरह कार्य करती हैं। सिविल सेवाएं वह अधिकारी हैं जो सरकार की नीतियों को लागू करते हैं, जनता को सेवा प्रदान करते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। वही लोग सिविल सेवा में भर्ती होते हैं। यानी एक तरह से नीति लागू करवाने का काम, जनता की सेवा करने का काम, ये सभी जो कार्य होते हैं वो सिविल सेवा के अंतर्गत आ जाते हैं। और इनका जो क्रेडिट होता है वो नेता द्वारा लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो काम करते हैं वो सिविल सेवा के लोग कार्य करते हैं। अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, यानी ये किस तरह से शुरुआत हुई, तो इसमें आप लिखेंगे, भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत ब्रिटिश शासन के समय हुई थी। यानी जब ब्रिटिश आए थे उस टाइम पे स्टार्टिंग हुई थी। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का नियंत्रण ब्रिटिश शासन के हाथों आने के बाद इंडियन सिविल सर्विस ICS का गठन किया गया। यानी देखिए, जब ब्रिटिश जो सरकार थी उसके हाथों में शासन चला गया था, जब इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS का गठन किया गया था उसके बाद ही। ठीक है, इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की नीतियों को भारत में लागू करना था, ताकि जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां हैं, कानून हैं, नियम हैं, उन्हें भारत में लागू किया जा सके। आज़ादी के बाद भारत ने इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप में अपनाया और 1947 के बाद इसे ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस में विभाजित किया गया। यानी स्वतंत्रता के बाद इसे दो रूपों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, सिविल सेवा को ही। अब हम देखेंगे सिविल सेवा की संरचना, यानी जो सिविल सेवा है इसकी जो संरचना है, इसे अगर देखें तो भारत में सिविल सेवा की संरचना 3 प्रमुख स्तरों में बटी हुई है। यानी बेसिकली जो सिविल सेवा है वो 3 स्तरों में बटी हुई है। अब ये 3 स्तर कौन कौन से हैं, चलिए देखेंगे। पहला हम देखेंगे अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे, इन सेवाओं में IAS यानी भारतीय प्रशासन सेवा, IPS यानी भारतीय पुलिस सेवा, और ये IFS है। ठीक है, IFS भारतीय वन सेवा शामिल है। यानी मेनली ये 3 सेवा हमारी जो सिविल सेवा है उसके अंतर्गत आ जाती हैं। पहली IAS, दूसरी IPS, तीसरी IFS। ठीक है, ये तीनों सेवा आ जाती हैं। आगे हम देखेंगे इन अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। यानी ये केंद्र पर
केंद्र के अंतर्गत आ जाती हैं, लेकिन यह राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर कार्य करती हैं। यानी देखिए, जो नियुक्ति करेगा वो केंद्र करेगा, लेकिन ये जो कार्य करेंगे वो राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर ही कार्य करते हैं। केंद्रीय सेवाएं, इन सेवाओं के अधिकारी केवल केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं। यानी जो केंद्रीय सेवाएं होती हैं उनके जो अधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के अंतर्गत कार्य करेंगे, राज्य के अंतर्गत वो लोग नहीं आते। ठीक है, तो उनका कार्य राज्य से बाहर होता है। अगर आप लोग उदाहरण लिखना चाहें तो उदाहरण के लिए आप ये सारी सर्विसेज लिख सकते हैं, जैसे कि IRS हो गया, IFS हो गया, ये सारी जो सर्विसेज हैं आप इनके उदाहरण के रूप में इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे राज्य सेवाएं। राज्य सेवाएं क्या होती हैं? इन अधिकारियों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। यानी जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा जो राज्य सेवाएं होती हैं उन अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो की जाती है। यह अधिकारी राज्य प्रशासन जैसे तहसीलदार यानी SDM, DSP आदि पदों पर कार्य करते हैं। यानी ये वाले जो पद होते हैं तहसीलदार वगैरह वो हमारे राज्य में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे सिविल सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया। यानी जो सिविल सेवाएं होती हैं इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो कैसी होती है। इसमें आप लिखेंगे सिविल सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग UPSC के एग्ज़ाम देते हैं, तो UPSC के एग्ज़ाम से IAS, IPS और IFS जो हैं वो बने जाते हैं। ठीक है, परीक्षा की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रखी जाती है ताकि योग्य उम्मीदवार को अवसर मिल सके। यानी जब ये एग्ज़ाम होते हैं तो इन्हें निष्पक्ष रूप से पारदर्शी रूप से करवाए जाते हैं, ताकि जो एक्चुअल में योग्य है या एक्चुअल में उस पोस्ट के लिए नियुक्त किया जा रहा है वो सही व्यक्ति हो सके। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह से हार्ड, सबसे हार्ड जो एग्ज़ाम माना जाता है ये UPSC का ही माना जाता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं आप लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारत की सिविल सेवाओं की संरचना एक संगठित और संतुलित व्यवस्था है जो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर प्रशासनिक कार्य को कुशलता से संचालित करती है। यानी कुशलता से चलाती है। यह न केवल सरकार की नीतियों को लागू करती है बल्कि लोकतांत्रिक शासन को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी ये सिर्फ लोकतांत्रिक शासन की जो नीतियां हैं वही नहीं लागू करती बल्कि उसे लोकतांत्रिक शासन को मजबूती से चलाने का कार्य भी करती है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73वें संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। यानी 73वां जो संविधान में संशोधन हुआ था उसके बाद जो भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा आई थी उसको आपको परिभाषित करना है। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे भारत में लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रशासन को जनता के नज़दीक लाना बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से विकेंद्रीकरण की अवधारणा विकसित हुई। यानी विकेंद्रीकरण जो है वो इसीलिए लाया गया ताकि जो प्रशासन है वो जनता के करीब आ सके। विकेंद्रीकरण का अर्थ है शासन की शक्तियों और जिम्मेदारियों को केंद्र और राज्य सरकार के नीचे स्थानीय स्तर की व्यवस्था को सौंपना ताकि लोग अपने विकास में सीधे भाग ले सके। यानी देखिए विकेंद्रीकरण का अर्थ ये है कि जो शक्तियाँ हैं, जो जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें केंद्र और राज्य के नीचे के जो स्तर होते हैं जैसे कि ग्राम स्तर हो गया, पंचायत हो गई, इन सभी में बांटना ताकि लोग अपनी एक तरह से विकास के लिए खुद भागीदार बन सके, खुद अपनी जिम्मेदारियां उठा सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में आया था। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में हुआ था, लेकिन रियल में जो विकेंद्रीकरण है वो 73वें संविधान संशोधन के बाद ही हुआ था। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। यानी इस डेट को ये जो संविधान संशोधन था ये लागू हो गया था और इसे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। यानी इसके तहत ही जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे संवैधानिक दर्जा मिला था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाना था ताकि लोकतंत्र जो है वो भी ज़मीनी स्तर तक पहुंच सके और लोग खुद पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही ये है कि लोगों द्वारा लोगों पर शासन होना, वो तभी संभव है जब सभी लोगों को शक्ति दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विकेंद्रीकरण की प्रमुख प्रावधान। यानी जो विकेंद्रीकरण है इसके क्या क्या प्रमुख प्रावधान हुए, तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे
73वें संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा निम्नलिखित तरीके से स्थापित हुई। अब वो कौन कौन से तरीके थे, किस तरह से स्थापित हुई, तो पहला आप लिखेंगे 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, यानी 3 स्तर पर जो पंचायती राज प्रणाली है उसे बांटा गया। पहला है हमारा ग्राम पंचायत जो कि ग्राम स्तर की थी, दूसरा है हमारा पंचायती समिति जो कि खंड या ब्लॉक के स्तर पर थी, तीसरी है हमारी जिला परिषद जो कि जिले की स्तर पर थी। ठीक है, ये 3 स्तर आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नियत कार्यकाल। किस तरह से नियत कार्यकाल में आप लिखेंगे सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया है, यानी सभी जो पंचायतें थी, ये जितनी भी आपने पंचायतें देखी, इनका जो कार्यकाल है यानी शक्ति का टाइम 5 साल रखा गया और 5 साल बाद जो सरकारें थी वो चेंज हो जाती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आरक्षण। किस तरह से पंचायतों में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सके, क्योंकि आपने देखा होगा गाँवों में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, तो वहाँ जो भेदभाव है, ऊंच नीचे, वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है। इसी चीज़ को कम करने के लिए महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़े वर्ग हैं उन सभी के लिए सीटें आरक्षित की गई, ताकि वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे राज्य वित्तीय आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। किस तरह से राज्य वित्तीय आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। राज्य वित्तीय आयोग पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, यानी जो पंचायत है उसे कितना वित्तीय यानी पैसा देना चाहिए, क्या चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है, ये राज्य वित्तीय आयोग देखता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत की चुनाव करता है, यानी जब हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो वो जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। आगे अब हम देखेंगे ग्राम सभा की भूमिका, यानी जो ग्राम सभा होती है उसकी क्या भूमिका है। ग्राम सभा को स्थानीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण निकाय माना जाता है, जो जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करती है, यानी सीधे तौर पर जो जनता है उसकी जो भागीदारी है वो ग्राम सभा से ही एक तरह से जुड़ी होती है, क्योंकि ग्राम सभा से ही एक तरह से वो डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते हैं। अब हम देखेंगे विकेंद्रीकरण के महत्व, यानी विकेंद्रीकरण क्यों जरूरी था, हमने क्यों विकेंद्रीकरण को अपनाया। जनता को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है विकेंद्रीकरण की वजह से, इसीलिए भी विकेंद्रीकरण अपनाना जरूरी था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रशासन पारदर्शिता और जवाबदेही बनता है, यानी अब जब जनता उसमें भाग ले रही है, जनता पार्टिसिपेट कर रही है, जिसकी वजह से जो प्रशासन है वो पारदर्शी भी होता है और जवाबदेही भी बनता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थानीय समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो जाता है, यानी अगर किसी के गांव में पानी नहीं आ रहा तो उसकी प्रॉब्लम के लिए वो ज़िले के पास नहीं जाता बल्कि पंचायत के पास जाता है, या फिर पंचायत उसका सॉल्यूशन निकालती है, यानी जो एक तरह से स्थानीय स्तर की समस्या होती हैं वो स्थानीय स्तर पर ही सॉल्व हो जाती हैं। लोकतंत्र की जड़ें गाँवों तक पहुँचती हैं, यानी हमारा लोकतंत्र भी यही कहता है कि लोगों द्वारा लोगों पर शासन होना चाहिए, और वही चीज़ एक तरह से गाँवों तक पहुंच जाती है, क्योंकि अब गाँवों के लोग भी एक तरह से अपने ऊपर शासन कर पाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष में आप लिखेंगे 73वें संविधान संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा ने ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत किया। किस तरह से मजबूत किया ये अभी हमने देखा, क्योंकि अब लोग जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट करने लगे शासन में। अब निर्णय लेने की शक्ति केवल केंद्र या राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांवों के लोगों के हाथों में भी आई, यानी अब जो भी निर्णय लिया जाता था या कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर निर्णय लेना है वो सिर्फ अब केंद्र या फिर राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि गांवों के लोगों के भी हाथों में आ गई थी, जैसे कि पंचायत के जो लोग हैं उनके हाथों में। यह भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र भी यही कहता है कि लोगों द्वारा लोगों पर शासन किया जाए, और इसी वजह से हम इसे भारत की एक उपलब्धि के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में बजट से संबंधित प्रावधानों पर प्रकाश डालिए, यानी जो हमारा भारत है, भारत का जो संविधान है उसमें बजट से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों के ऊपर आपको प्रकाश डालना है, उन प्रावधानों के ऊपर बताना है। देखिए बजट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट से रिलेटेड कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस तरह से भारत में बजट सरकार की वित्तीय योजना होती है, यानी सरकार की जो वित्तीय योजना होती है वही हमारी बजट कहलाती है, जिसमें आने वाले वर्ष के लिए सरकार की आय और व्यय का पूरा विवरण होता है, यानी जो भी सरकार की आय
यानी जितने भी पैसे आएंगे या ये कहूँ जितनी भी इनकम होगी वह मतलब जो भी खर्च होगा उस सभी का लेखा जोखा हमारा बजट में लिखा जाता है। यह संसद के समक्ष हर वर्ष प्रस्तुत किया जाता है, यानी संसद के सामने हर वर्ष एक बजट तैयार किया जाता है ताकि देश की आर्थिक दिशा और प्राथमिकताएं तय की जा सके, यानी सरकार के पास कितना पैसा है और कितना वो खर्च कर सकते हैं ये चीज़ तय करने के लिए भारतीय संविधान में बजट से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार धन का उपयोग पारदर्शी और जवाबदेही के साथ हो। यानी हमारा जो भारत का संविधान है उसमें बजट से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे जो निर्णय हैं वो लिखे गए हैं, जिसकी वजह से सरकार को एक तरह से जो बजट है या ये कहूँ जो पैसा है वो जो यूज़ करेगी वो पारदर्शी और जवाबदेही रूप से करेगी। अगर कोई उससे सवाल पूछता है कि ये पैसे तुमने कहाँ खर्च करे तो उसका जवाब सरकार को देना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा बजट की संवैधानिक परिभाषा। बजट की जो संवैधानिक परिभाषा है यानी जो हमारे संविधान में बजट को कहा गया है, जो संविधान में परिभाषा है उसको देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार के बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, यानी 112 में अनुच्छेद 112 में सरकार का जो बजट है उसे वार्षिक वित्तीय कहा गया है। इसमें उस वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की सभी अनुमति आय और व्यय का विवरण होता है, यानी जो भी हमारा जो संविधान है वो आय और व्यय के एक तरह से नियम और कानून है उन सभी के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 112 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा बजट की प्रस्तुति। बजट की प्रस्तुति किस तरह से है इसमें आप लिखेंगे बजट भारत में राष्ट्रपति की अनुशंसा पर वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यानी देखिए जो एक तरह से बजट है वो वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। बजट प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को पेश किया जाता है, यानी हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। पहले ये फरवरी के अंतिम वर्ष दिवस पर देश किया जाता था, यानी पहले ये फरवरी के जो लास्ट के कार्य होते थे, लास्ट दिवस होता था उस टाइम पे पेश किया जाता था, लेकिन अब ये 1 फरवरी को पेश किया जाता है। अब आप लोग मुझे बताना 1 फरवरी को लास्ट ईयर जो यानी ये वाली जो ईयर चल रही है इसमें 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया था वो कितने का था। ठीक है, ये आप मुझे बताना। देखते हैं आप लोग न्यूज़ देखते भी हैं या नहीं, कितने सजग हैं आप लोग अपने भारत के लिए। ठीक है, देखते हैं आप लोग सजग नागरिक हैं या नहीं। ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने का बजट जो है वो पेश किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसमें 2 भाग होते हैं, यानी बजट में भी 2 भाग होते हैं। पहला होता है हमारा राजस्व बजट, नियमित आय और खर्च का विवरण होता है, यानी जिस जिसकी आय है खर्च है उन सभी का एक तरह से वितरण इन सभी के बारे में इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा पूंजीगत बजट, जिसमें हम संपत्ति, ऋण, विकास परियोजना पर होने वाले जो खर्चे होते हैं, ऋण होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। इसके अंतर्गत जो संपत्ति है, ऋण है यानी ब्याज है, और विकास परियोजना है, जो जो विकास के लिए परियोजना बनाई जाएंगी उन पर जो खर्च होगा वो सारी चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बजट की स्वीकृति प्रक्रिया, यानी बजट को स्वीकृति कब मिलती है, कब उसे स्वीकार कर लिया जाता है। बजट पेश होने के बाद संसद द्वारा निम्नलिखित चरण से गुजरता है, यानी जब 1 फरवरी को बजट पेश कर दिया जाता है तो उसे कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। कौन कौन से? पहला होता है हमारा सामान्य चरण, दूसरा होता है हमारा विभागवार विचार और मत, केवल लोकसभा में होता है, यानी जो विभागवार विचार और मत होता है ये सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अनुदान विधेयक, जिसमें सरकार को खर्च करने की अनुमति मिलती है, यानी अनुदान जो विधेयक है इसमें सरकार को खर्च करने की अनुमति मिल जाती है। वित्तीय विधेयक कर लगाने या बदलने के लिए पारित किया जाता है, यानी जो वित्तीय विधेयक है ये कर लगाने या फिर कर को बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए लगाया जाता है। आपको याद होगा पहले हेलमेट लगाने पर इतना ज़्यादा चालान नहीं होता था जितना आज होता है, तो वो जो है वो हमारे वित्तीय विधेयक के अंतर्गत ही लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है।
परंतु अंतिम स्वीकृति का अधिकार लोकसभा को ही मिलता है। यानी राज्यसभा जो है वो सिर्फ एक तरह से सुझाव दे सकती है और कुछ नहीं, लेकिन जो लास्ट निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा, वो लोकसभा ही करेगी और लोकसभा में ही जो एक तरह से बजट है वो पेश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बजट से जुड़े अन्य संवैधानिक अनुच्छेद, यानी और भी संवैधानिक अनुच्छेद हैं जो बजट से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमारा अनुच्छेद 113 है, उनकी मांग से संबंधित है, यानी जो अनुदान की मांग होती है वो अनुच्छेद 113 में रखी गई है। अनुच्छेद 114 व्यय की स्वीकृति के लिए अनुदान विधेयक है, यानी ये वैसे रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 115 से 116 पूरक और अंतरिम अनुदान की प्रावधान करता है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि का प्रावधान इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बजट का महत्व, यानी बजट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है बजट। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे ये सरकार की नीतियों और प्राथमिकता को दर्शाता है, यानी जो भी सरकार की नीतियाँ होंगी और सरकार किसे प्राथमिक रखती है, यानी सबसे पहले कार्य क्या होंगे, उन सभी को रखा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है, यानी जो भी हमारे आर्थिक संसाधन हैं उनको न्यायपूर्ण वितरित करता है, न्यायपूर्ण बांटता है। लोकतंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखता है, ताकि जो लोकतंत्र है वही ये जो है बजट है वो पेश किया जाता है। तो लोकतंत्र की जो जवाबदेही और पारदर्शिता है उसको बनाए रखने के लिए भी ये ज़रूरी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारतीय संविधान ने बजट को केवल वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि लोकतांत्रिक निर्णय का साधन बताया है, यानी ये सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है बल्कि जो लोकतांत्रिक निर्णय है वो भी बताया है। इससे जनता के प्रतिनिधित्व को यह अधिकार मिलता है कि वह सरकार की वित्तीय नीतियों को समीक्षा और निगरानी करे, यानी ये एक तरह से जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं उन्हें ये अधिकार देता है वो सरकार की जो नीतियाँ हैं, वित्तीय नीतियाँ हैं, उनकी समीक्षा करे, उन पर निगरानी रखे। इस प्रकार बजट भारत के लोकतांत्रिक शासन और उत्तरदायी प्रशासन की आत्मा है। एक तरह से हम कह सकते हैं ये भारत की जो लोकतांत्रिक जो शासन है, उत्तरदायी जो प्रशासन है, उसकी आत्मा के रूप में कार्य करता है। और सभी लोग ये कहूँ राज्यसभा, लोकसभा उत्तरदायी होती है और इन पर निगरानी रखी जाती है, इसलिए घोटाले की भी उम्मीद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस क्वेश्चन है हमारा बजट चक्र की विभिन्न अवस्थाओं पर निबंध लिखिए, यानी जो बजट चक्र होता है इसकी जो विभिन्न अवस्थाएं हैं पर आपको निबंध लिखना है। देखिए जो बजट चक्र है या ये कहूँ जो बजट है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम बजट चक्र की जो विभिन्न अवस्था है उसकी इंट्रो किस तरह से लिखेंगे। भारत में बजट चक्र वह पूरी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार बजट की योजना बनाती है, यानी जिसके अंतर्गत बजट की योजनाएं बनी वही हमारा बजट चक्र कहलाता है। इसे संसद में प्रस्तुत करते हैं, लागू करते हैं और अंत में इसका लेखा जोखा रखते हैं, यानी संसद में इसे प्रस्तुत किया जाता है, लागू किया जाता है और अंत में इसका जो लेखा जोखा है वो भी रखा जाता है। यह चक्र हर वर्ष दोहराया जाता है, यानी हर साल ये जो है ये लाया जाता है ताकि देश की वित्तीय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। भारतीय संविधान ने बजट की तैयारी और क्रियान्वयन को एक संगठित प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी जो भारतीय संविधान है उसमें जो बजट है उसकी तैयारी और जो क्रियान्वयन है यानी सारी चीज़ें हैं उसे एक संगठनात्मक प्रक्रिया के रूप में रखा है कि पहले बजट आएगा, फिर उस पर बहस होगी, लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में बहस होगी, इस तरह से ये सारी चीज़ें प्रक्रिया के रूप में की जाती हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे बजट की तैयारी के बजट जो है उसकी तैयारी कैसे की जाती है। इसमें आप लिखेंगे बजट चक्र की शुरुआत बजट तैयार करने से होती है, यानी जो बजट चक्र है उसकी शुरुआत ही बजट तैयार करने से होगी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इसकी जिम्मेदारी वित्तीय मंत्री की होती है, यानी जो बजट तैयार करता है वो करता है वित्तीय मंत्री। वित्तीय मंत्री कोई भी हो वो ही बजट तैयार करेगा। लास्ट जो बजट दिया था, पेश जो किया था, उसके वित्तीय मंत्री कौन है, क्योंकि लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो बजट है वो कितने का था, कितने का बजट हमें पारित किया गया था लास्ट ईयर, यानी जो अभी चल रही है, क्योंकि फरवरी में आ जाता है। तो अभी वाली यानी 2025 वाली जो ईयर है इसमें कितने का बजट चक्र था ये आपको बताना था, और इस टाइम पे जो वित्तीय मंत्री हैं वो कौन है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन आपका आज का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सभी मंत्रालयों और विभाग अपने अपने खर्च का अनुमान लगाकर वित्तीय मंत्रालय को भेजते हैं।
जितने भी हमारे मंत्री परिषद हैं, विभाग हैं, सभी अपने-अपने जितना भी हमें पैसा चाहिए, उसका एक तरह से लिस्ट सी तैयार करते हैं और मंत्रालय को भेज देते हैं। वित्तीय मंत्रालय इन अनुमानों को समेकित करके एक वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करता है। यानी जो वित्तीय मंत्रालय होता है वो क्या करता है, जिसने लिस्ट भेजी है, क्योंकि सबको लिस्ट भेजनी पड़ती है कि हाँ भैया हमें इतना पैसा चाहिए इस नीति के लिए, इतना पैसा लगेगा इस नीति को बनाने में, इतना पैसा लगेगा इस नीति या इस शिक्षा के क्षेत्र में। तो वो सारी ही एक तरह से उस लिस्ट को पढ़ते हैं और जो वित्तीय मंत्री है या वित्तीय मंत्रालय है वो एक तरह से वार्षिक बजट तैयार कर देता है उसी को पढ़ कर के, हाँ इस साल इतना खर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतिम रूप देने से पहले इसे कैबिनेट द्वारा स्वीकृति किया जाता है। यानी अंतिम रूप से पहले कैबिनेट जो है उनके द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है या स्वीकृति दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बजट की प्रस्तुति। बजट जो है वो प्रस्तुत कैसे होता है। बजट हर वर्ष 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है, 1 फरवरी को किया जाता है, वो भी वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में। ठीक है, बजट कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसे राष्ट्रपति के अनुशासन से पेश किया जाता है और इसे जो पेश किया जाता है वो राष्ट्रपति की अनुशासन में पेश किया जाता है या से पेश किया जाता है। ठीक, इसमें मेनली दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं, तो पहला है हमारा राजस्व बजट जिसमें नियमित आय व्यय से संबंधित होते हैं। यानी जो भी हमारी नियमित आय होगी व्यय होगी, यानी एक तरह से इनकी जो सैलरी वगैरह से होती है उससे रिलेटेड होता है हमारा राजस्व बजट। दूसरा होता है हमारा पूंजीगत बजट। जो हमारा पूंजीगत बजट होता है इसके अंतर्गत विकास और निवेश योजनाओं से जुड़ी ये चीज़ें होती हैं। यानी कि हाँ कहाँ विकास होगा, क्या क्या निवेश होगा, क्या क्या योजनाएं बनाई जाएंगी, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बजट पर विचार और अनुमोदन। यानी जो बजट है उस पर कब विचार और अनुमोदन किया जाता है। संसद में सबसे पहले सामान्य चर्चा होती है, यानी नॉर्मली सी एक चर्चा होती है बजट के ऊपर, कहाँ, संसद में। ठीक है, फिर विभागवार अनुदान की मांगों पर लोकसभा में मतदान होता है। यानी देखिए अगर उसमें कोई भी चेंजेस या फिर कुछ भी ज़रूरत होती है तो राज्यसभा जो है वो उसमें बोलती है, फिर लोकसभा में मतदान होता है कि हाँ उसमें चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके बाद दो विधायी पारित किए जाते हैं। यानी इसके बाद में दो जो विधायक हैं वो पारित किए जाते हैं। किस तरह से, अनुदान विधायक सरकार को खर्च करने की अनुमति देता है। यानी जो अनुदान विधायक है वो क्या कहता है, सरकार को खर्च करने की एक तरह से अनुमति देता है कि हाँ अब सरकार उस पैसे को खर्च कर सकती है। नेक्स्ट होता है हमारा वित्तीय विधायक, कर लगाने या बदलने से संबंधित है। यानी जो भी कर लगते हैं, जो भी टैक्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे वित्तीय विधायक में हो जाती हैं। जो कोई भी कर लगाने यानी नया कर लगाने या फिर पुराने कर को बदलने से संबंधित होता है। ठीक है, राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, अंतिम निर्णय लोकसभा का ही होता है। जैसे अभी मैंने पीछे भी बताया, राज्यसभा को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बताती है और लोकसभा में एक तरह से काउंटिंग होती है, वोटिंग होती है कि हाँ वो चीज़ चेंज होगी या नहीं। यानी लास्ट में हम कह सकते हैं सारी चीज़ें लोकसभा के हाथ में ही हैं बजट से रिलेटेड। राज्यसभा सिर्फ अपना सुझाव दे सकती है, अपनी बातें रख सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख बजट का क्रियान्वयन किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे बजट पारित होने के बाद विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को स्वीकृति धनराशि दी जाती है। यानी देखिए जब बजट पारित हो जाता है तो जितने भी विभाग हैं जो कार्य कर रहे हैं उन सभी को स्वीकृति या फिर ये कहूँ धन दे दिया जाता है कि हाँ अब आप इस धन का, इस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। यह धनराशि भारत की सचित निधि से जारी की जाती है। यानी ये जो धनराशि है ये सचित जो निधि है उसके ज़रिए से पारित की जाती है ताकि जो राज्य हैं वो उस धनराशि का यूज़ करके विकास कर सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि पारदर्शी बनी रह सके। यानी कितना पैसा किस नीति के ऊपर या फिर किस मंत्रालय को दिया गया है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं, सारी चीज़ें लिखी जाती हैं ताकि एक तरह से जो पारदर्शिता है वो बनी ही रह सके, घोटाला जैसी चीज़ें नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लेखा परीक्षण और मूल्यांकन किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे वर्ष के अंत में भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण यानी CAG सभी खर्चों की जांच करता है। यानी देखिए जो लेखन परीक्षण है CAG जो है वो लास्ट में भारत में, यानी लास्ट में यानी जब हमारी पूरी साल एंड होने वाली है उस टाइम पे
एक तरह से ये नियंत्रण करता है कि जो खर्च हुआ है वो सही जगह खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर ऐसे ही ले लिया गया पैसा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसकी रिपोर्ट लोक लेखा समिति को भेजी जाती है, जो यह देखती है कि सरकार ने धन का उपयोग सही ढंग से किया या नहीं। यानी बाद में ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है इसके द्वारा, ये लोक लेखा समिति को भेजी जाती है और ये देखा जाता है कि सरकार ने जो धन लिया था उसका यूज़ सही किया भी है या सिर्फ अपनी जेब में भर लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे बजट चक्र सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी और पारदर्शिता का प्रतीक है। यानी ये जो बजट चक्र है इसे पारदर्शिता बनाया जाता है ताकि सभी व्यक्ति इसे समझ सकें। यह सुनिश्चित करता है कि जनता के पैसे का उपयोग योजनाबद्ध, नियंत्रित और जिम्मेदारीपूर्ण हो। यानी यही सुनिश्चित करता है कि जो जनता का पैसा है, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा होता है वो हमारा ही तो होता है, तो उसे योजनाबद्ध, नियंत्रित और जिम्मेदारीपूर्ण यूज़ किया जाए। ऐसा नहीं है उसे कहीं भी बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि हम अपना पैसा बर्बाद नहीं करवा सकते। हमने सरकार को दिया है, दैट मीन्स हम अपने विकास के लिए ही दे रहे हैं। इस तरह बजट चक्र भारत के प्रशासनिक और लोकतंत्र ढांचे को मजबूती देता है और मजबूत भी बनाता है, क्योंकि वो पारदर्शी होता है। हम सारी चीज़ें जानते हैं कि कहाँ पैसा कितना यूज़ हुआ है, जिससे क्या होता है, पारदर्शिता बढ़ती है और लोकतंत्र पे एक तरह से विश्वास भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट के सामाजिक आर्थिक प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए, ये जो बजट है ना, बजट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये बजट के बारे में आपको इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए कि बजट क्या होता है, बजट किस तरह से पेश होता है, बजट कहाँ पेश होता है, इसके आर्थिक और सामाजिक जो प्रभाव होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बजट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि ये भी क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक प्रभावों का समालोचनात्मक आपको परीक्षण करना है कि इसका सामाजिक और आर्थिक क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए परिचय से देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे बजट किसी भी देश की आर्थिक नीति का दर्पण है। यानी बजट जो है वो आर्थिक नीति को दिखाता है। यह केवल आय या व्यय का विवरण नहीं है, बल्कि सरकार की सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकता को भी दर्शाता है। यानी देखिए, ये सिर्फ आय और व्यय का जो एक तरह से विवरण है वही नहीं होता, बल्कि सरकार की जो सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताएं हैं, या समाज में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्राथमिक यानी पहले रखा जाता है, उस चीज़ को भी दिखाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में बजट का सीधा प्रभाव समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ता है। यानी देखिए, अगर बजट में कुछ भी छेड़छाड़ होती है तो उसका जो प्रभाव है वो समाज में और अर्थव्यवस्था पर सीधे सीधे देखने को मिल जाता है। जब बजट पेश होता है, कोई भी चीज़ अगर महंगी हो जाती है तो उसका प्रभाव समाज पे दिखता है, कोई भी चीज़ अगर महंगी होती है तो उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर दिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सामाजिक प्रभाव। समाज पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, पहले हम देखेंगे गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय। किस तरह से गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय बढ़ता है। बजट में हर वर्ष गरीबों, किसानों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं रोजगार और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाती हैं, ताकि जो एक तरह से जो गरीबी है उसे दूर किया जा सके। लेकिन ये तो हो गया लिखने का तरीका। अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊं तो सिलेंडर पे पैसे बढ़ गए, पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें सामाजिक प्रभाव में ही आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव। यानी हमारी जो शिक्षा है और जो स्वास्थ्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बढ़ा हुआ बजट समाज के मानव संसाधनों को मजबूत करता है, परंतु अक्सर देखा गया है कि इन क्षेत्रों में आवंटन अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे विकास की गति धीमी हो जाती है। यानी जैसे ही बजट पेश होता है, अगर बजट ज़्यादा ही हो जाए तो यहाँ पर जो आवंटन है अपेक्षाकृत कम हो जाता है, यानी चीज़ों का जो बंटवारा है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक तरह से गति है हमारी विकास की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समानता और सामाजिक संतुलन। किस तरह से बजट के माध्यम से सरकार पर नीति और सब्सिडी द्वारा आर्थिक असमानता को कम करने की कोशिश की जाती है। यानी बजट के माध्यम से सरकार की जो नीतियां हैं उन पर सब्सिडी और जो आर्थिक असमानता है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। हालांकि अमीर और गरीब के बीच की खाई अब भी बनी हुई है। यानी हम कह सकते हैं इसके बावजूद भी जो अमीर हैं वो अमीर ही हैं और जो गरीब हैं वो गरीब ही हैं। इनके बीच की जो खाई है वो कभी भी ख़त्म होने को नहीं कर रही। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक प्रभाव। यानी आर्थिक रूप से क्या प्रभाव है, तो इसमें आप लिखेंगे आर्थिक वृद्धि
किस तरह से जो आर्थिक वृद्धि है इसमें आप लिखेंगे बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाने से उद्योग, कृषि और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ता है। अगर बजट में पूंजीगत जो व्यय है उसको बढ़ाने से जो हमारी उद्योग है, कृषि है और बुनियादी ढांचे है उसमें एक तरह से निवेश देखने को मिलता है, जिससे जीडीपी में वृद्धि होती है। जीडीपी आप बताना क्या होते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी जो है वो क्या है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन बता पाएगा। अब हम देखेंगे रोजगार पर प्रभाव। रोजगार पर प्रभाव किस तरह से जो रोजगार है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। बजट में रोजगार सृजन योजनाएं जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्केल इंडिया, ग्रामीण रोजगार योजना शामिल होती हैं, परंतु रोजगार का वितरण अब भी असामान्य है। यानी देखिए जो हमारा बजट है उसमें रोजगार से रिलेटेड नीतियां तो बनाई जाती हैं, जैसे कि ये सारी नीतियां हैं, पर अभी भी हमारा जो रोजगार वितरण है, रोजगार को दिया जाने वाला चीज़ें हैं वो अभी भी असामान्य है, वो अभी तक सामान्य रूप से नहीं आई है सभी के लिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति। यानी राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति क्या होता है। यदि सरकार खर्च बढ़ा देती है तो राजकोषीय घाटा बढ़ता है, यानी अगर सरकार ने खर्च बढ़ाया है तो राजकोषीय जो घाटा है वो बढ़ जाता है, यानी जो हमारा राजकोष है, हमारे पास पैसा है वो कम होने लगता है, जिससे मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ता है और आम जनता की कार्य शक्ति घट जाती है। यानी देखिए जब जब मुद्रास्फीति होती है, यानी हमारे पास जो पैसा है उसका खत्म होना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। इससे डायरेक्टली ही जो एक तरह से जनता है उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर सरकार के पास पैसा खत्म होगा तो जो हमारी जनता है या जो समाज है उसमें एक तरह से जो महंगाई है वो बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति जब जब आती है महंगाई को लेकर आती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समालोचनात्मक दृष्टि किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे हालांकि बजट सामाजिक और आर्थिक विकास का साधन है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता अक्सर कार्यान्वयन की कमी, भ्रष्टाचार और नौकरशाही जटिलताओं के कारण घट जाती है। यानी हम कह सकते हैं ये क्रियान्वयन तो है, लेकिन कभी कभी इसकी जो कमियां हैं, भ्रष्टाचार है, नौकरशाही ताकि जो जटिलता है उनके कारण ये कम हो जाती है। कई योजनाएं केवल कागजों पर ही रह जाती हैं, उन्हें रियल लाइफ में उतारा ही नहीं जाता। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का अंतर भी बजट नीति की सीमाएं दिखाता है। ये कहूँ सीमाएं जो है वो भी तय करता है, क्योंकि शहरों का और ग्रामों का जो क्षेत्र है, जो विकास है वो अलग अलग हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे बजट भारत की सामाजिक आर्थिक नीति का आधार है। यानी ये जो है ये हमारी सामाजिक और आर्थिक नीति का आधार है। ये ऐसे उपकरण हैं जो विकास, समानता और न्याय को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इससे वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है जब योजनाओं का निष्पक्ष और प्रभावी क्रियान्वयन हो। यानी देखिए ये जो है ये एक तरह से जो हमारा विकास है, समानता है, न्याय है, उसको तो बढ़ावा देते हैं, लेकिन रियलिटी में जब लाभ हमें चाहिए तो इसे वास्तविक योजना या फिर निष्पक्ष रूप से प्रभावी क्रियान्वयन करना चाहिए। यानी निष्पक्ष रूप से हमें इन्हें लागू करना चाहिए, तभी हम इनका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अतः क्या कहा जा सकता है, चलिए देख लेते हैं। अतः बजट का उद्देश्य केवल आंकड़ों का संतुलन नहीं बल्कि जनता के जीवन स्तर को सुधारना होना चाहिए। यानी जो हमारा बजट है उसका उद्देश्य सिर्फ आंकड़ों का संतुलन या फिर आंकड़े इकट्ठा करना नहीं, कि हाँ भैया हमने तो इतने पैसे दे दिए, हमने तो इतने पैसे इस योजना में लगा दिए, इतने पैसे इस योजना में लगा दिए, नहीं, बल्कि जो रियलिटी में जनता का जो विकास है, जनता का जो जीवन स्तर है उसको सुधारने में यूज़ होना चाहिए, उसको सुधारा जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने 10 लाख रुपए जो हैं वो निकाल लिए, ठीक है। 10 लाख हमने रुपए निकाल लिए किसके लिए, एक नीति के लिए, बट रियलिटी में वो नीति बनी ही नहीं। वो 10 लाख के 10 लाख किसी नेता ने या कहीं कहीं और ही यूज़ हो गए। तो वो चीज़ एक तरह से नहीं होनी चाहिए। जो जनता का स्तर है, जो जनता का जीवन है, उसको सुधारने में ही उन पैसों का यूज़ होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न मॉडलों की व्याख्या कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, ई गवर्नेंस आखिर होता क्या है और इसके कौन कौन से मॉडल हैं। यानी देखिए पहले तो आपको बताना होगा कि ई गवर्नेंस क्या है, फिर इसके जितने भी मॉडल आए हुए हैं उनकी भी आपको व्याख्या करनी है, उनके भी बारे में बताना है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको देना होगा परिचय, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका परिचय लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने परिचय नहीं लिखा दैट मीन्स हमें
क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं आता, इसीलिए हमें परिचय भी लिखना चाहिए। चलिए फिर स्टार्टिंग करेंगे कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। हम देखेंगे परिचय में ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार द्वारा सूचना और संचार तकनीक का उपयोग करके प्राथमिक कार्यों, नीति, सेवा और सूचनाओं को जनता तक तेज, सरल और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। यानी देखिए ई गवर्नेंस का अर्थ ही क्या है कि कोई भी सूचना हो, संचार हो, उसे तकनीक के माध्यम से यानी आईसीटी के माध्यम से जनता तक पहुंचाना। अब उसमें प्रशासनिक कार्य हो सकते हैं, नीति हो सकती हैं, सेवाएं हो सकती हैं, सूचनाएं हो सकती हैं, जो सरकार को पहुंचानी है किसके पास, जनता के पास। तो सरकार क्या लेती है, ई गवर्नेंस का सहारा लेती है उन सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य शासन को सार से नागरिक तक पहुंचाना है। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो शासन से, यानी कोई भी चीज़ है शासन से, वो सरकार से नागरिकों तक पहुंचाना ही इसका एक उद्देश्य है, ताकि भ्रष्टाचार घटे, समय की बचत हो और जवाबदेही बढ़े। यानी देखिए ये जो है, अगर कोई भी नीति बन रही है, कोई भी कार्य हो रहा है, प्रशासनिक कार्य, अगर हमें उसके बारे में जानकारी होगी तो भ्रष्टाचार तो कम ही होगा ही, और ई गवर्नेंस जल्दी पहुंच जाती है, तो ये एक तरह से समय की भी बचत करती है और हमें जवाबदेही सरकार बनाने में भी मदद करती है। यानी हमारी सरकार जो है वो जवाबदेही हो जाती है। अब हम देखेंगे ई गवर्नेंस की परिभाषा, कि आखिर जो ई गवर्नेंस है वो होता क्या है। इसमें आप लिखेंगे ई गवर्नेंस का मतलब है सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल ऐप, वेबसाइट आदि के जरिए उपलब्ध कराना, ताकि जनता को सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े। यानी देखिए कोई भी जानकारी क्यों ना हो, सरकार की नीतियों से रिलेटेड हर चीज़ कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, मोबाइल पे, वेबसाइट पे अवेलेबल होना ही हमारा ई गवर्नेंस होता है, ताकि हमें सरकारी जो कार्यालय हैं, सरकारी जो विभाग हैं, वहाँ बार बार जाकर चक्कर ना लगाना पड़े, हम वो चीज़ ऑनलाइन ही कर लें। जैसे कि अगर हमें एटीएम के लिए अप्लाई करना है तो हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं एटीएम के लिए अप्लाई। तो वो जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है वो क्या है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत आ जाता है। उदाहरण के लिए देखिए आधार कार्ड हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, ई कार्ड हो गया, ई पंचायत हो गया, ऑनलाइन टैक्स भरना हो गया, ये सारे क्या हैं, हमारे ई गवर्नेंस के उदाहरण हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ये सभी आप लोगों के पास है, तो ये ई गवर्नेंस है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो आधार कार्ड है ये हमारा ऑनलाइन भी होता है, तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे ई गवर्नेंस के मुख्य उद्देश्य, यानी जो ई गवर्नेंस है इसके मुख्य जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं। इसमें अगर आप देखें तो पहला आप लिखेंगे प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए, क्योंकि अगर सारी चीज़ें जनता को पता होंगी तो प्रशासन क्या है, पारदर्शी भी बनेगा और जवाबदेही भी बनेगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जनता को सेवा समय पर उपलब्ध कराना, यानी जनता को जिस टाइम पे सेवा चाहिए उस टाइम पे उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस का एक तरह से मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को कम करना, यानी जो भ्रष्टाचार चीज़ें हैं और एक तरह से जो सरकार की चापलूसी होती है उस चीज़ को कम करना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सरकार और नागरिकों के बीच भरोसे का रिश्ता बनाना है, क्योंकि देखिए सरकार और जो नागरिक हैं उनके बीच भरोसे का जो रिश्ता है वो भी कायम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, यानी जो हमारा डिजिटल सशक्त समाज है वो बनाना और जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ावा देना। क्योंकि आज के ज़माने में जो चीज़ें हैं वो फ्यूचर में सारी ऑनलाइन ही होनी है, तो हमें वो चीज़ पहले से प्रिपेयर करना, अपने आप को तैयार करना, ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक कदम आगे बढ़ सके। ये सारी चीज़ें हमें ई गवर्नेंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ई गवर्नेंस के प्रमुख मॉडल। क्या आखिर जो ई गवर्नेंस है इसके कौन कौन से प्रमुख मॉडल हैं। अगर हम इसके प्रमुख मॉडलों की बात करें तो पहला आप लिखेंगे गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसका ये है कि G2C क्या है, इसमें सरकार सीधे नागरिकों को सेवा देती है। यानी G2C जो है इसमें सरकार खुद ही नागरिकों को सेवा देती है डायरेक्टली। उदाहरण के लिए ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट सेवा हो गई, ई पंचायत हो गई, बिजली बिल भुगतान हो गया, ये सारे हमारे
G2C के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आता है हमारा G2B। G2B क्या है, इसमें आप लिखेंगे सरकार और व्यावसायिक संस्थाओं के बीच संबंधों को डिजिटल माध्यम से मजबूत किया जाता है, यानी सरकार और जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके बीच में डिजिटल जो संबंध है वो बनाया जाता है गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंतर, यानी G2B के अंतर्गत। ठीक है, इसमें आप उदाहरण के रूप में लिखेंगे ऑनलाइन टेडर सिस्टम, टैक्स फाइलिंग, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ये सभी जो हैं वो हमारे एक तरह से डायरेक्ट सरकार से नहीं होते बट बिजनेस से हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसका मतलब है G2G। G2G का क्या मतलब है, सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच सूचना और डेटा का आदान प्रदान होता है, यानी सरकार और सरकार के जितने भी विभाग होते हैं उनके बीच में जो सूचना है उसका आदान प्रदान होता है, एक जगह से सूचना दूसरी जगह भेजी जाती है। उदाहरण के लिए NIC नेटवर्क हो गया, डिजिटल रिकॉर्ड शेयरिंग हो गया, मंत्रालयों के बीच संचार हो गया, ये सभी इसके उदाहरण हो जाते हैं। देखिए आपको सबके उदाहरण पता होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, यानी G2E। G2E क्या है, सरकार अपने कर्मचारियों से संपर्क और सेवा का प्रबंधन डिजिटल माध्यम से करती है, यानी सरकार का और जो उनके कर्मचारी हैं उनका संबंध एक तरह से डिजिटल वे में जब होता है तो वो G2E के अंतर्गत आ जाता है। उदाहरण के लिए वेतन स्लिप, पेंशन हो गया, छुट्टी आवेदन ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से, यानी देखिए जो हमारा वेतन यानी सैलरी हो गया, पेंशन हो गई, ये सारी चीज़ें, या फिर अगर छुट्टी के लिए आवेदन चाहिए तो उसके लिए जो हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होती है वो सारी हमारी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत में ई गवर्नेंस की पहल, यानी अगर भारत में ई गवर्नेंस की जो पहलें हैं उनकी बात करें तो पहला आप लिखेंगे डिजिटल इंडिया अभियान, जो कि 2015 में चलाया गया था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो कि NEGP में चलाई गई थी। ई सेवा केंद्र, ई कोड मिशन, उमंग ऐप, भीम UPI आदि, ये सारे जो हैं हमारे इसके उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, कि आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे ई गवर्नेंस आधुनिक प्रशासन की पहचान बन चुकी है। इससे सरकार और नागरिकों के बीच दूरी कम होती है, यानी ई गवर्नेंस जो है वो सरकार और नागरिकों के बीच की जो दूरी है उसे कम करने का कार्य करती है और पारदर्शिता बढ़ाती है, यानी जो भ्रष्टाचार है उसको भी कम करती है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी और डिजिटल साक्षरता की समस्या अभी भी चुनौती है, यानी अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ, गाँवों की तरफ जाएंगे तो इंटरनेट की कमी और जो साक्षरता है उसकी कमी को एक तरह से चुनौती के रूप में हम देख सकते हैं। फिर भी ई गवर्नेंस ने भारत में लोकतांत्रिक शासन को अधिक कुशल, तेज और जनता मुखी बना दिया है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं जो लोकतंत्र है ई गवर्नेंस ने इसे अधिक कुशल बनाया है, तेज बनाया है, जनता मुखी यानी जनता की सुनने वाला, जनता की कहने वाला बना दिया है ई गवर्नेंस ने। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक कल्याण क्या है, भारत में सामाजिक कल्याण प्रशासन की व्याख्या कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है सामाजिक कल्याण क्या होता है और भारत में सामाजिक कल्याण प्रशासन की आपको इसमें व्याख्या करनी है कि भारत में जो सामाजिक कल्याण प्रशासन है वो किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, चलिए देखेंगे परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे सामाजिक कल्याण का अर्थ है समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर, गरीब और वंचित लोगों के बीच स्तर को सुधारना, यानी देखिए जो भी समाज के वर्ग हैं सभी वर्गों में और खासकर जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, वंचित लोग हैं, उन सभी की जो स्तर है, बेसिक चीज़ें हैं, उन्हें सुधारना। यह ऐसी नीतियों और योजनाओं का समूह है जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय, समान अवसर और मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करना है, यानी एक ऐसी नीति, एक ऐसा आयोग जो सामाजिक न्याय को, समान अवसर को और मानवीय जो गरिमा है उसको सुनिश्चित करने का कार्य करता है, ताकि जो सभी व्यक्ति हैं वो एक जैसे पटल पर आ सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सरकार सामाजिक कल्याण के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह, वृद्धा सहायता और विकलांगों के पुनर्वास जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं, ताकि देखिए सभी जो लोग हैं वो एक जैसी जगह, एक जैसी सिचुएशन में आ सकें, ताकि सभी जो लोग हैं वो शिक्षित हो सकें, स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें, रोजगार मिल सके, महिला जो सशक्तिकरण है उसे बढ़ाया जा सके, बाल जो विवाह है यानी बच्चों की जो शादी कर देते हैं उसको रोका जा सके, जो वृद्ध यानी बूढ़े लोग हैं उनकी सहायता हो सके, विकलांगों की सहायता हो सके, इन सभी के लिए ये योजना चलाई जाती है। अब हम देखेंगे सामाजिक कल्याण
की परिभाषा यानी अगर हम सामाजिक कल्याण की परिभाषा की बात करें कि इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, तो आप इसकी परिभाषा में लिखेंगे सामाजिक कल्याण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार और समाज मिलकर हर व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने के अवसर देती है। यानी हर व्यक्ति को एक बेहतर जीवन जीने के लिए एक अवसर प्रदान करना सामाजिक कल्याण के अंतर्गत आ जाता है। इसका लक्ष्य है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय यानी सबका कल्याण ही इसका लक्ष्य है ताकि सबका कल्याण हो सके और सब लोग आगे बढ़ सकें। अब हम देखेंगे भारत में सामाजिक कल्याण प्रशासन यानी जो भारत में सामाजिक कल्याण प्रशासन है ये किस तरह से कार्य करता है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें आप लिखेंगे भारत में सामाजिक कल्याण प्रशासन का कार्य केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर किया जाता है। यानी सामाजिक कल्याण जो कार्यक्रम है ये केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी दोनों स्तरों पर किया जाता है। इसका उद्देश्य समाज को कमज़ोर वर्ग की सहायता और उसके विकास के लिए योजनाओं का संचालन करना है। यानी इसका जो उद्देश्य है वो जो कमज़ोर वर्ग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए एक तरह से विकास के लिए योजना बनाना, नीतियाँ बनाना, यही इसका कार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे संवैधानिक आधार। अगर हम इसका संवैधानिक आधार देखें तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 41, 42 और 46 राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह सामाजिक न्याय, समानता और जन कल्याण को बढ़ावा दे। यानी ये हमारे संविधान के अनुच्छेद में बताया गया है कि जो राज्य है वो सामाजिक न्याय और जो समानता है, जन कल्याण है, उसको बढ़ावा दे और इसके माध्यम से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे केंद्र स्तर पर प्रशासन। किस तरह से केंद्र स्तर पर प्रशासन होता है। सामाजिक न्याय और आधारिकता मंत्रालय ये इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, सामाजिक न्याय और आधारिकता मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे महिला एवं बाल विवाह मंत्रालय भी इसके अंतर्गत आता है ताकि जो महिला है और बाल विवाह है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय आदि विभिन्न योजनाओं का संचालन करते हैं। यानी इसी के अंडर में जो श्रम है, रोजगार मंत्रालय है और स्वास्थ्य मंत्रालय है वो भी वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य स्तर पर प्रशासन। अगर हम राज्य स्तर पर प्रशासन की बात करें तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे हर राज्य में समाज कल्याण विभाग कार्यकृत होता है जो केंद्र की योजनाओं को लागू करता है। यानी हर राज्य में जो कल्याण के लिए या समाज के कल्याण के लिए एक आयोग बनाया जाता है जो केंद्र की जो योजना है उसे लागू करता है और स्थानीय स्तर पर कार्यक्रत कार्यक्रम चलाता है। जैसे छात्रवृत्ति हो गया, वृद्ध अवस्था पेंशन हो गया, विकलांग सहायता हो गई, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये इसी के अंदर चलाई जाती हैं। अगर हम प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं की बात करें कि जो प्रमुख सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं उसमें आप लिखेंगे मनरेगा जो कि रोजगार गारंटी देने के लिए बनाई गई थी। दूसरी हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी ये जो है ये बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए निकाली गई थी ताकि लोग जो हैं वो जागरूक हो सकें और अपनी बेटियों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि आवास देने यानी घर देने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए निकाली गई थी। नेक्स्ट है हमारी वृद्धावस्था पेंशन योजना जो कि बुजुर्ग लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए पेंशन के लिए निकाली गई थी। नेक्स्ट है हमारी दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना। ये जो दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना है ये विकलांग व्यक्तियों के लिए निकाली गई थी जिसमें इन्हें पेंशन के लिए कहा गया था। अगर हम इसके महत्व की बात करें कि इसका क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है, तो इसमें आप लिखेंगे समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देने के लिए ताकि सभी लोग समान एक तरह से अपने आप को समझ सकें और जो न्याय की भावना है वो बनी रह सके। कमज़ोर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि अगर कमज़ोर वर्ग को सहारा ना दिया जाए तो वो आत्मनिर्भर भी नहीं बन सकते, इसीलिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी चलाई गई थी। सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकजुटता को मजबूती करने के लिए, अगर समाज में एकता होगी तो राष्ट्रीय जो एकजुटता है वो भी बन पाएगी, इसीलिए भी ये जो कार्यक्रम है या ये जो योजना है ऐसी चलाई जाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारत में सामाजिक कल्याण प्रशासन लोकतंत्र की आत्मा है। यह केवल सहायता देने की प्रक्रिया नहीं बल्कि समाज को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम है। यानी ये सिर्फ सहायता ही नहीं देती बल्कि जो समाज है उसे आत्मनिर्भर भी बनाती है। जब हर व्यक्ति को समान अवसर और सुरक्षा मिलती है
तभी सच्चे अर्थ में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पूरी होती है। यानी जब हर बच्चे को, हर व्यक्ति को एक समान अवसर मिले, एक समान चीज़ें मिले, तभी जो एक रियलिटी में कल्याणकारी राज्य है, उसकी जो अवधारणा है वो पूरी होती है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रशासन की समस्याएं एवं वाद विवाद पर चर्चा कीजिए। यानी जो भारतीय प्रशासन है, इसकी क्या क्या समस्याएं हैं, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, वाद विवाद करना है। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। परिचय, परिचय में आप लिखेंगे भारतीय प्रशासन देश की शासन प्रणाली की रीढ़ है। क्यों रीढ़ है? क्योंकि ये भारतीय प्रशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी शासन प्रणाली के लिए, जो सरकार की नीतियों को लागू करता है। यानी जो भारतीय प्रशासन है वही तो सरकार की नीतियों को लागू करता है, क्योंकि प्रशासन ही तो नीतियाँ बनाता है और जनता तक सेवा पहुंचाता है, और जनता तक सेवा पहुंचाने का कार्य भी प्रशासन का है। लेकिन विशाल जनसंख्या, विविधता, आर्थिक असमानता और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भारतीय प्रशासन कई समस्याओं और विवादों का सामना करता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या वाला देश है, विविधताएं हैं, आर्थिक असमानता है, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना इसे करना पड़ जाता है। इन समस्याओं को समझना प्रशासनिक सुधारों के लिए आवश्यक है, ताकि जो प्रशासनिक आवश्यकता हैं, प्रशासनिक चीज़ें हैं, उनमें सुधार किया जा सके। अगर हम इसमें पहला पॉइंट लिए तो पहला हम देखेंगे राजनीतिक हस्तक्षेप। इस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप एक समस्या है, तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय प्रशासन पर राजनीतिक नेताओं का अत्यधिक प्रभाव रहता है। अधिकारियों को कई बार अपने विवेक से काम करने के बजाय राजनीतिक दबाव में निर्णय लेने पड़ते हैं। इससे प्रशासन की निष्पक्षता और कार्यकुशलता प्रभावित होती है। यानी देखिए, अगर कोई भी नियम या कोई भी कानून बन रहा है, तो कभी कभी नेता जो होते हैं वो अपने फायदे के लिए किसी भी कर्मचारी पर दबाव बनाते हैं और उस नीति को, उस नियम को, उस निर्णय को बदलवा देते हैं, जिसकी वजह से जो निष्पक्ष और पारदर्शिता और कुशलता से वो कार्य होना था वो वैसे नहीं होता, जिसकी वजह से वो चीज़ गलत हो जाती है राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से। तो ये जो है, ये एक तरह से समस्या हो जाती है। अगर हम सेकंड लिखें तो वो है भ्रष्टाचार। किस तरह से? यह है भारतीय प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या है। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, रिश्वतखोरी और अनुचित लाभ की प्रगति से जनता का भरोसा कमजोर करता है। यानी देखिए, ये जो है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, भ्रष्टाचार। क्यों? क्योंकि ये सरकार के जो संसाधन हैं उनका दुरुपयोग करते हैं, विश्वासघात करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं। रिश्वतखोरी की वजह से ही जो इनका विश्वास है, और एक तरह से अपने ही देश को लूटने का कार्य ये लोग करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं। तो इसी वजह से ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लाल फीतेशाही। यानी जो लाल फीताशाही है, ये भी निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, क्योंकि हर काम में फाइलों और अनुमतियों की लंबी प्रक्रिया शामिल होती है, जिससे जनता को समय पर सेवा नहीं मिल पाती। यानी जो लाल फीतेशाही है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी चीज़ करवानी है, उसके लिए कई तो फाइलें बनेंगी, कई लोगों के पास जाना पड़ेगा, और जिस टाइम पे जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ उस टाइम पे नहीं मिल पाती। यानी जो हमारी सेवा है वो समय पर नहीं मिल पाती। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मैं अभी अपने बैंक गई थी किसी काम से, तो वहाँ बस मुझे एक एंटर करवाना था। सपोज़ मुझे मेरा जो फ़ोन नंबर है वो चेंज करवाना था, ठीक है? तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये ए फॉर्म जो है वो फ़िल करना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने ए फॉर्म फ़िल किया। उन्होंने बोला जो रूम नंबर 1 है वहाँ चले जाओ। मैं वहाँ गई, उन्होंने 2-3 चीज़ें करी, बोला रूम नंबर 2 में चले जाओ। मैं रूम नंबर 2 में गई अपना फॉर्म लेके, उन्होंने सारी चीज़ें चेक करी एंड साइन किया। उन्होंने बोला रूम नंबर 3 में चली जाओ। रूम नंबर 3 में गई, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, जाओ रूम नंबर 1 में जाके उसे सबमिट कर दो। अब देखो, काम ये था कि बस यही सबमिट करने थे, और इन्होंने भी साइन किए किए भी बस ऐसे ही थे। चाहे तो ये मुझे यहीं से ये कह देते कि हाँ, साइन करवा के ले आना, बट इन्होंने फिर भी मुझे आगे भेजा, और ये देखो इतना टाइम लगा दिया इन्होंने सिर्फ़ मेरा नंबर चेंज करने में। तो ये क्या है, ये लाल फीताशाही के अंतर्गत आ जाता है कि कोई भी छोटे काम के करने के लिए भी बहुत ज़्यादा चक्कर लगवाते हैं, और समय पर वो चीज़ नहीं हो पाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जवाबदेही की कमी। क्योंकि जवाबदेही जो है वो बहुत कम हो गई है। किस तरह से? इसमें आप लिखेंगे अक्सर अधिकारियों के कार्यों पर निगरानी और
मूल्यांकन की कमी रहती है। जब किसी गलती या देरी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता तो प्रशासनिक निष्पादन कमजोर हो जाता है, यानी जो जवाबदेही है वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि कोई ना तो निगरानी कर रहा है ना ही मूल्यांकन कर रहा है, दोनों चीज़ों की कमी है। तो सब अपनी मनमानी करते हैं और कोई भी जवाब देने को तैयार ही नहीं होता। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रशिक्षण और तकनीकी क्षमता की कमी। किस तरह से जो प्रशिक्षण है और तकनीकी क्षमता है उसकी भी कमी है। कई प्रशासनिक कर्मचारियों के पास आधुनिक तकनीक ज्ञान और डिजिटल कौशल की कमी है। यानी अगर हम आज की बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जो दफ्तर में काम कर रहे हैं बट उन्हें जो तकनीक है उसका ज्ञान ही नहीं है, डिजिटल चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है, जिससे ई गवर्नेंस या नई योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। यानी अगर हमें कोई भी चीज़ प्रभावी रूप से लागू करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो डिजिटल ज्ञान है, डिजिटल योग्यता है वो भी तो होनी चाहिए, बट वो है ही नहीं। तो ये चीज़ भी हमें फेस करने को मिलती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे केंद्रीय और राज्य के बीच समन्वय समस्याएं। क्या क्या समन्वय समस्या हैं इसमें आप लिखेंगे। भारत एक संघीय देश है, इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का टकराव अक्सर देखने को मिलता है। इससे नीति निर्माण और कार्यान्वयन दोनों प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा देश है वो संघीय देश है और कई बार ऐसे होता है केंद्र और राज्य के बीच टकराव देखने को मिल जाता है नीतियों के निर्माण में या फिर किसी भी कानून को लेकर। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वाद विवाद से संबंधित मुद्दे। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो हमारे वाद विवाद से संबंधित हैं, जो कि हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय प्रशासन पर यह है बहस लगातार चलती रहती है कि क्या बहस भारतीय प्रशासन पर लगातार चलती रहती है। क्या सिविल सेवाएं पूरी तरह राजनीति से अलग रखनी चाहिए? सिविल सेवाएं क्या होती हैं ये हमने पहले ही देख लिया, और उन्हें राजनीति से अलग रखना चाहिए या नहीं, ये बहस का मुद्दा है। क्या प्रशासन को अधिक केंद्रीकृत होना चाहिए ताकि जनता की भागीदारी बढ़ सके, ये भी बहस का मुद्दा है। क्या निजी क्षेत्रों को कुछ सरकारी कार्यों में भागीदारी देनी चाहिए, ये भी प्रशासन का या ये कहूँ एक तरह से बहस का मुद्दा बना रहता है। इन प्रश्नों पर अलग अलग मत हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य प्रशासन को अधिक जन केंद्रित, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है, ताकि जो जनता है उसके लिए ये जो प्रशासन है वो सही से कार्य कर सके। ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे। भारतीय प्रशासन ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, बहुत सारी उपलब्धियां भारतीय प्रशासन ने हासिल कर रखी हैं, लेकिन इन समस्याओं और विवादों ने इसकी दक्षता को सीमित किया है। यानी इन सारी समस्याओं को देख कर हम कह सकते हैं कि इसकी जो दक्षता है, जो भी हमारे भारत ने अभी तक प्राप्त किया है भारतीय प्रशासन ने, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी कमी है। इसके सुधार के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, तकनीकी उपयोग और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना आवश्यक है। तभी हम इनमें सुधार कर सकते हैं। जब हमारी पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी, तकनीकी जो उपयोग है, नैतिक मूल्य हैं, उनको बढ़ाया जाएगा, तभी हम सारी चीज़ों में सुधार कर पाएंगे। जब प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी बनेगी, क्योंकि जनता के प्रति हर चीज़ को उत्तरदायी होना चाहिए, तभी वो लोग सही से कार्य करेंगे जब जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब देखिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, अगर मैं आपके लिए उत्तरदायी ना हूँ, मैं मेरी मर्जी है मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, अगर मैं आपको आंसर ही ना दूँ आपके किसी भी क्वेश्चन का, क्या फिर उससे कोई फ़ायदा है या फिर मैं अपनी मनमानी करूँगी। बट अभी क्या है, मुझे आंसर देना पड़ता है स्टूडेंट का। अगर मैं आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दूंगी या रॉन्ग चीज़ें बताऊंगी तो वही आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं कि मैम आपने तो ये चीज़ गलत बताई है, ये चीज़ गलत है, तो मैं उत्तरदायी हूँ। बट अगर मैं आपको उत्तर ही ना दूँ तो मैं तो अपनी मनमानी करूँगी, मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाऊँ या कुछ भी उल्टे सीधे क्वेश्चन आपको दे दूँ, ये चीज़ क्या होगी, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगी। तो इसीलिए उत्तरदायी होना भी ज़रूरी है। ठीक है। तभी भारत में लोकतांत्रिक प्रशासन की सच्ची भावना साकार होगी, तभी हमारा जो भारत है वो लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए एक सच्ची भावना रख पाएगा। तभी हम कह पाएंगे कि लोगों द्वारा लोगों पर लोगों के लिए शासन हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ आपके फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी आपकी यहाँ फुल बुक कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बिना झिझक पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हों, क्वेश्चन पेपर हों, आप उन्हें फटाफट से देख पाएँ एंड अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। एंड अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, एंड नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है नोट्स के लिए, या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेकआउट कर सकते हैं, एंड आपको इन सब का जो लिंक है वो
डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी देख पाएँ, क्योंकि अगर आपने ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे से देख लिए, अच्छे से पढ़ लिए, तो फिर आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से ईज़िली अच्छे नंबरों से पास आउट हो जाएँगे, ठीक है? चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ में, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।